और फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। देखिए, पहली बड़ी खबर TV9 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उद्धव ठाकरे ने शिवाजी की खाई कसम, कहा कभी भी महायुति का समर्थन नहीं करूंगा, ना ही कभी राज ठाकरे का साथ दूंगा। महाराष्ट्र को लूटने वालों की मदद नहीं करूंगा, चाहे वो परिवार का ही कोई क्यों ना हो। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में मुंबई के बोईसर जिमखाना से गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने हिमाचल कर्नाटक की जनता से जो भी वादे किए वो पूरे नहीं किए। बीजेपी का संकल्प पत्र पूरा करने के लिए होता है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की है। महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला और कहा कि अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में रैली करके सोरेन सरकार को घेरा और कहा कि झारखंड सरकार सोचती है कि जनता का पैसा लूटने के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाराष्ट्र के चिखली में अब राहुल गांधी का दौरा हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी के कारण रद्द हो गया है। राहुल गांधी ने इसके बाद चिखली के सोयाबीन किसानों के लिए एक्स पर वीडियो संदेश जारी किया है और बीजेपी सरकार पर सोयाबीन और कपास के किसानों को सही दाम न देने का आरोप लगाया। इस बीच झारखंड में पहले चरण के चुनाव से पहले ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापे मारे। पश्चिम बंगाल में भी इसी मुद्दे पर रेड हुई और नॉर्थ 24 परगना से एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत रूस के द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों पर बातचीत की है। उन्होंने भरोसा जताया कि वर्ष 2030 से पहले दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। सेना के प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफलतापूर्वक टेस्ट फायरिंग की है। प्रचंड एक लड़ाकू लाइट हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों के साथ उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम है। ये रेडार की पकड़ में भी नहीं आता है। और खाने पीने की चीजें महंगी होने से अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.211% तक पहुंच गई है। अक्टूबर की महंगाई दर 14 महीने में सबसे ज्यादा है। सितंबर में यह दर 5.49% थी। और झारखंड के धनबाद में जनसभा के दौरान किसी ने मिथुन चक्रवर्ती की पॉकेट मार ली। इसके बाद मन से यह अपील जारी हुई कि जिसने भी पर्स चुराया है वो वापस कर दे। मिथुन धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता के लिए प्रचार करने पहुंचे। आज फिक्र की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बम्पर वोट से जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप की नई कैबिनेट से करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट का भारत से क्या ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ट्रंप किसे अपना विदेश मंत्री बनाएंगे जो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रंप किसे अपना रक्षा मंत्री बनाएंगे जिनके संरक्षण में दुनिया के 2 मोर्चों पर छिड़े भीषण युद्ध के बीच अरबों डॉलर के हथियार होंगे। इस कैबिनेट में भारत का पक्षधर कौन है? यस, क्या आप जानते हैं कि ट्रंप की कैबिनेट में एक ऐसा इंसान है जो अमेरिका में इंडिया कॉकस का हेड है। सोचिए, क्या उसी के कहने पर ट्रंप ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा है उसके खिलाफ बोला था। आगे आगे देखिए होता है क्या। और चीन ईरान जैसे देशों का विरोधी कौन है यह भी हम बताएंगे इस कैबिनेट में। ट्रंप ने हर चेहरे के पीछे विश्व कूटनीति का एक ऐसा फॉर्मूला सेट किया है जो कई देशों को चुभ सकता है। पहले ट्रंप की कैबिनेट के वो 5 फॉर्मूले देखिए। इसमें पहला नाम है मार्को रूबियो का। वो अमेरिका के अगले विदेश मंत्री हो सकते हैं। वो चीन के सख्त विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं जबकि भारत से मजबूत संबंधों के पक्षधर हैं। स्कॉट बेसेंट अमेरिका के अगले वित्त मंत्री हो सकते हैं। वो चीन की नीतियों के थोर विरोधी रहे जबकि भारत से व्यापार बढ़ाने के समर्थक हैं। अगला नाम माइक वॉल्स का है। ध्यान दीजिएगा, वो अमेरिका के अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो सकते हैं। माइक वॉल्स चीन और ईरान के विरोधी माने जाते हैं जबकि भारत के नीतियों के समर्थक और इंडिया कॉकस के हेड। इसमें एक और नाम है एलिस स्टेफनिक का। वो यूएन में अमेरिका की अगली राजदूत हो सकती हैं। सिर्फ 40 साल की है। इजराइल से मजबूत संबंधों की पक्षधर हैं। ईरान की कट्टर विरोधी मानी जाती हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सभी लोग बहुत यंग हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में सभी उम्र दराज थे। इनकी कैबिनेट में सभी यंग हैं बावजूद इसके कि ट्रंप खुद 78 साल के हैं। ट्रंप की विश्व कूटनीति के अगले फॉर्मूले का नाम स्टीफन मिलर हो सकता है। अब यह चिंताजनक है। वो इमिग्रेशन पॉलिसी के डिप्टी चीफ बनाए जा सकते हैं। इससे अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर असर पड़ेगा जबकि वो हमेशा से ही अवैध और वैध इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ रहे हैं।
इन सब नामों के अलावा फोर्ब्स ने एक और लिस्ट जारी की है। इसमें ट्रंप की संभावित कैबिनेट में कुछ और नामों का भी जिक्र है। माइक रॉजर्स अमेरिका के नए डिफेंस सेक्रेटरी बन सकते हैं। ली जेल्डिन को अमेरिका का नया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है। ट्रंप के चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाली सूजी वाइल्स को पहले ही व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ बनाने का ऐलान कर दिया गया है। डग बर्गम को ट्रंप अमेरिका का एनर्जी सेक्रेटरी बना सकते हैं। वहीं क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। इसके साथ ही बिल हैगेट्री अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हो सकते हैं। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल का एजेंडा कई राइट विंग ग्रुप्स, अपने करीबी सहयोगियों और इलॉन मस्क जैसे अरबपति बिजनेसमैन के साथ बैठकर सेट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 5 नवंबर के बाद से ही ट्रंप के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं। इनको कहते हैं ट्रांजिशन टीम। खैर, लेकिन ट्रंप की नई कैबिनेट में भारत के नजरिए से क्या खास है? अब ये बात है इंटरेस्टिंग। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में हिंदुओं का सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। ऐसे में जो सिपहसालार उन्होंने चुने हैं, उनका भारत को लेकर क्या स्टैंड है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। और वो सब कुछ आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलने वाला है। ध्यान से देखिए ट्रंप की कैबिनेट का इंडियन कनेक्शन। हिंदुओं और भारतीयों से किए गए वादे की झलक ट्रंप की नई कैबिनेट में भी देखने को मिल रही है। ट्रंप की विश्व कूटनीति का यह फॉर्मूला है जिसका तोड़ उनके किसी भी दुश्मन के पास नहीं है। इसमें पहला नाम है मार्को रूबियो का। मार्को रूबियो फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सीनेटर हैं। वो चीन के सख्त विरोधी माने जाते हैं। सीनेट में भारत के समर्थन में बिल ला चुके हैं। हमेशा ही भारत अमेरिका की दोस्ती पर जोर देते हैं। मार्को रूबियो जब भारत के पक्ष में बिल लाए थे तब उनसे कई तरह के सवाल किए गए थे। उन सवालों का जवाब रूबियो ने कुछ इस तरह दिया था जो कि भारत की तरफ उनके झुकाव को दिखाता है। इसके अलावा मार्को रूबियो यूक्रेन को 95 अरब डॉलर पैकेज के खिलाफ वोट कर चुके हैं। साथ ही पश्चिम एशिया में इजराइल का खुलकर समर्थन करते हैं। यानी ट्रंप मार्को रूबियो को अपना विदेश मंत्री बनाकर अपने एजेंडे को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रंप की इस विश्व कूटनीति में अगला नाम माइक वॉल्ट्ज का है, जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन सकते हैं। माइक वॉल्ट्ज अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के कुल 40 सदस्य हैं। 2023 में यूएस सीनेट में पीएम मोदी के भाषण की पूरी व्यवस्था की थी। माइक वॉल्ट्ज ने एशिया पैसिफिक में चीन का विरोध किया है। उइगर मुसलमानों और ताइवान पर चीन का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स के बायकॉट की भी अपील की थी। इसके अलावा ट्रंप कैबिनेट में ऐसे कई नामों की चर्चा है जिनका भारत की तरफ काफी ज्यादा झुकाव है। वो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। चर्चा चुनावी राज्य महाराष्ट्र की होगी। जाहिर सी बात है, जहां की 3 एक्सक्लूसिव खबरें हम आपको बताने वाले हैं। जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, महाराष्ट्र का सियासी माहौल पीक पर पहुंच रहा है। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों तरफ से तैयारी भी फुल है, क्योंकि 288 सीटों पर वोटिंग से एक हफ्ते पहले बीजेपी और आरएसएस का हिंदू वोट प्लान सामने आया। क्या है ये प्लान, इसे डिकोड करेंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या बारामती की लड़ाई में इस बार चाचा के आगे भतीजा मात खा जाएगा। आखिर अपने ही गढ़ में अजीत पवार के पसीने क्यों छूट रहे हैं, और उद्धव ठाकरे के बैग की आज फिर से जांच हो गई। इसमें क्या मिला, ये भी बताएंगे। खैर, इन खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपको महाराष्ट्र से आई ताजा तस्वीर दिखाते हैं। महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बीच अचानक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, तो चलिए पूरी खबर आपको दिखाते हैं वीडियो के साथ। 14 सेकंड के इस वीडियो में एकनाथ शिंदे काफी गुस्से में कांग्रेस दफ्तर में पैदल जाते दिख रहे हैं। वो चांदीवली से विधायक दिलीप लांडे का प्रचार करके लौट रहे थे। कहा जा रहा है कि इस दौरान उद्धव गुट के एक कार्यकर्ता ने उन्हें गद्दार कहकर संबोधित किया। फिर क्या था, सीएम शिंदे ने अपना काफिला रुकवाया। कुछ देर तो वो अगली सीट पर बैठे बैठे ही अपना विरोध जताते रहे, लेकिन अचानक वो गाड़ी से उतरे और पैदल कांग्रेस के प्रचार दफ्तर के अंदर पहुंच गए। उन्होंने डांटते हुए गद्दार कहने वाले कार्यकर्ता से क्या कुछ कहा, ये तो आपको देखना चाहिए। ऐसा सिखाते क्या आप लोग? ऐसा सिखाते क्या आप लोग?
कांग्रेस दफ्तर में एकनाथ शिंदे की एंट्री वाला यह वायरल वीडियो सोमवार रात का है, जो कि अब सामने आया है। दरअसल शिंदे कभी उद्धव ठाकरे के राइट हैंड हुआ करते थे, शिवसेना के बड़े नेताओं में से एक थे। लेकिन जब उन्होंने शिवसेना तोड़ी तो उद्धव गुट उनकी तुलना गद्दार से करने लगा। लेकिन शिंदे को इस शब्द से सख्त नफरत है, इतनी नफरत कि गुस्से में उनके कदम विरोधी पार्टी कांग्रेस के दफ्तर तक पहुंच गए। चुनाव में ऐसी तस्वीरों के कई मायने निकाले जाने लगे। खैर, बाद में सीएम शिंदे तो चले गए, उसके बाद चांदीवली से कांग्रेस उम्मीदवार नसीम खान वहां पहुंचे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जुट गए और फिर से नारे लगने लगे। वैसे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे से हेलीकॉप्टर सर्च खूब ट्रेंड कर रही है। ये ऐसी तलाशी है जिसके चर्चे महाराष्ट्र की सियासी हवाओं में हैं। इसके केंद्र में है उद्धव ठाकरे। 24 घंटे में 2 बार पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के सामान की जांच की गई, जिस पर उद्धव भड़के हुए हैं। उनकी पार्टी के नेता गुस्से में हैं। सोमवार को यवतमाल में उनके बैग की जांच की गई थी। फिक्र में हमने आपको दिखाया भी था कि इस मुद्दे पर सियासी कलेश थमा भी नहीं था कि आज उस्मानाबाद में तलाशी ले ली गई। अब इन दोनों तलाशी का वीडियो और उस पर उद्धव की चिंगारियों को समझते हैं। आज उस्मानाबाद में जब प्रचार के लिए उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर उतरा तो चुनाव अधिकारी चेकिंग के लिए पहुंच गए। चेकिंग से पहले आयोग के कर्मचारियों से उद्धव ने उनका परिचय पूछा, आईडी देखी और फिर जांच पड़ताल शुरू हुई। हेलीकॉप्टर में रखा उद्धव का बैग खोलकर देखा गया, अंदर रखे सामान की जांच की गई। इससे पहले कल जब अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो वहां भी उद्धव ठाकरे ने पहले उनका पूरा परिचय पूछा, उनकी आईडी देखी, फिर हेलीकॉप्टर की जांच पड़ताल शुरू हुई। अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के अंदर रखे बैग की तसल्ली बख्श तरीके से तलाशी ली, उसे खोलकर देखा। जाहिर है 24 घंटे के अंदर दोबारा इस तरह की तलाशी से वो भड़के हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको गुस्से से लाल पीले हुए उद्धव ठाकरे का वीडियो दिखाते हैं, जो उन्होंने खुद बनवाया है। काय नाव तुमचं? माझं अमोल घाटे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. चांदीवली तहसील. कोणाकोणाच्या हातावरून बॅग तपासले? आता जस्ट नाही माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा. कोण हो माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत निंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. साहेब. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी एक करतोय, मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकवर आहे. धन्यवाद साहेब. माझा युरिन पॉट पण तपासा. वैसे तलाशी के दौरान उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से एक सवाल भी किया कि क्या कभी, जो हमने आपको दिखाया, क्या कभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक किया, या फिर कभी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह के बैग की चेकिंग की? अधिकारी तो इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन नेताओं ने जांच से जुड़े कुछ तथ्य और डेटा जरूर बताए। बीजेपी ने कहा कि 17 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जब एकनाथ शिंदे नासिक गए थे तो वहां उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। इसी तरह 5 नवंबर को प्रचार के दौरान कोल्हापुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर और बैग चेक किया गया। चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल के मुताबिक चेकिंग के नियम सबके लिए एक है। अगर आचार संहिता लागू है तो चुनाव आयोग के अधिकारी किसी की भी चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की जांच करने पर महाराष्ट्र में सियासी बखेड़ा हो गया है। आज दिन भर इस पर बयानों की फायरिंग होती है। पंतप्रधान असो, अमित शाह असो, देवेंद्र असो, अजित पवार असो, यांच्या बॅगा जर का निवडणूक अधिकारी तपासणार नसतील तर महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते तपासतील. आणि तिथे मात्र पोलिसांनी मध्ये यायचं नाही, निवडणूक आयोगाने मध्ये यायचं नाही. हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हैं. लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़े, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए. कभी कभी ठीक ठाक बातें करनी चाहिए. अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो पैसा नहीं है तो दिखाइए. मैंने तो सुना है कि कुछ दिन पहले
शिंदे साहब का भी बैग चेक हुआ था। बहुत कोशिश किया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है, धमकी देने की कोशिश की जा रही है, पैसों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, पर जनता हमारे साथ। शायद श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की याददाश्त कमजोर है। क्या लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का बैग चेक हुआ तो ये भूल गए हो? संविधान के सामने नेता हो, अभिनेता हो या सामान्य जनता हो, एक जैसे होते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में पिछली बार भी सरकारें तोड़ी, अब भी उनकी मंशा ये रहती है कि किसी भी तरीके जो उनके ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका मनोबल तोड़ा जाए। लेटेस्ट अपडेट यह आ रहा है कि चुनाव आयोग ने अधिकारियों से जांच पड़ताल में किसी तरह का भेदभाव नहीं करने की नसीहत दी है। अपडेट ही है ये। अब चलते हैं बारामती, जहां इस बार यह तय होना है कि बारामती का पावरफुल पवार कौन है। पावरफुल बारामती है, लेकिन किसके पक्ष में, यह देखने वाली बात होगी। वैसे है भी कि नहीं, आइए देखते हैं। इस बार महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट है बारामती का जिक्र आते ही पवार परिवार आपके जहन में आता हो, नेचुरल है। लेकिन जब से एनसीपी टूटी है तब से इस परिवार के अंदर ही पॉलिटिकल टक्कर शुरू हो गई है। दांव पेच का खेल शुरू हो गया है, जिसमें एक तरफ चाचा शरद पवार और दूसरी तरफ भतीजे अजीत पवार हैं। चाचा राजनीति के चाणक्य हैं, लेकिन भतीजे ने पिछले साल जब पार्टी तोड़ी तो लगता है कि उन्हें गहरी चोट लगी। शायद इसीलिए इस बार अजीत पवार के खिलाफ भतीजे योगेंद्र पवार को मैदान में उतारकर शरद पवार बदला लेने के मूड में हैं। सुनिए, भतीजे के खिलाफ भतीजा, खैर मतलब खुद भतीजे से मात खा गए तो अब अजीत का विकेट भी उनके भतीजे के जरिए गिराए जाने की तैयारी है। इसी वजह से बारामती का चुनावी माहौल काफी दिलचस्प हो चला है। राजनीति के जो पंडित हैं वो नहीं बता पा रहे हैं कि बारामती में क्या होगा। सवाल यह है कि क्या सीनियर पवार के चक्रव्यूह को जूनियर पवार भेद पाएंगे। तो चलिए जरा शरद पवार के उस चक्रव्यूह को ही समझते हैं जिसकी वजह से अजीत पवार की टेंशन बढ़ गई है। भतीजे योगेंद्र पवार के उतरने से अजीत पवार अपने ही परिवार में घिर गए हैं। योगेंद्र के पिता और अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार शरद पवार के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले लोगों से योगेंद्र के लिए वोट मांग रही हैं। अजीत को छोड़कर एक तरह से पूरा पवार परिवार योगेंद्र के पीछे खड़ा हो गया। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, योगेंद्र पवार का नामांकन करवाने खुद शरद पवार पहुंचे, सुप्रिया सुले पहुंची, अपने सामने उनका पर्चा भरवाया था। एक तरह से बारामती की जनता को यह संदेश देने की कोशिश थी कि मैदान में अजीत पवार के खिलाफ योगेंद्र नहीं शरद पवार खड़े हुए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्री, उनकी जो पत्नी है सुनेत्रा पवार को उतार दिया था। अपनी ही चचेरी बहन के खिलाफ पत्नी को चुनाव में उतार कर एक तरह से उन्होंने सीधे सीधे शरद पवार को टक्कर दी। वैसे जब नतीजे आए तो भतीजे पर चाचा ही भारी पड़े। इस बार के लोकसभा चुनाव में बारामती से सुप्रिया सुले 1.5 लाख से भी अधिक वोटों से जीती। पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रिया सुले का चुनावी मैनेजमेंट अजीत पवार के हाथों में नहीं था। ऐसे में सुप्रिया सुले जीत दर्ज करके इस मिथक को तोड़ने में कामयाब रही कि वो अब तक अजीत पवार की मेहनत के बल पर जीत रही थी। सबसे बड़ी बात, लोकसभा चुनाव में बारामती विधानसभा क्षेत्र में उन्हें करीब 48,000 मतों की बढ़त भी इस समय अजीत पवार की चिंता बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अजीत पवार 8वीं बार अपनी इसी परंपरागत बारामती सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पारिवारिक मोर्चे पर चाचा ने ऐसा फंसा दिया है कि उन्हें जीत के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। अजीत पवार को भी अपने चाचा के रसूख का पता है, शायद इसीलिए उन्होंने शरद पवार पर परिवार के अंदर फूट डालने का आरोप लगाया, लेकिन उनका नाम एक बार भी नहीं लिया, सिर्फ साहेब वाला संकेत ही दिया। ये एक तरह से उनका इमोशनल कार्ड हो सकता है, लेकिन बारामती का असली पावरफुल पवार यानी पावरफुल पवार कौन है, इसका पता तो 23 नवंबर को चलेगा। निश्चित रूप से वो पवार परिवार के हैं और वहाँ की जनता इस बात को जानती है कि अजीत दादा पवार वायदे और इरादे के पक्के राजनेता हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय शरद पवार जी ने जो ये चक्रव्यूह जो रचा है इसमें किसी प्रकार की उनको कोई सफलता मिलेगी। अजीत पवार समझे थे वो स्वयं के ताकत के नेता बन चुके हैं।
बट लोकसभा के चुनाव में साबित हुआ कि अजीत पवार आज भी स्वयं स्थापित नेता नहीं है। वो कहीं ना कहीं पवार साहब के ऑरा और पवार साहब की ताकत पर ही वो स्थापित थे। तो योगेंद्र पवार उनके सामने बिल्कुल बच्चे हैं, उनका कोई भी वहां पर काम नहीं है। अजीत पवार जी का जो असली मुकाबला है वो अजीत पवार विरुद्ध उनके चाचा शरद पवार के विरुद्ध में ही होने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी मात्र अजीत पवार को इसलिए वापरना चाहती है कि वो एनसीपी की वोट को डिवाइड कर सके। विधानसभा के चुनाव के बाद में अजीत पवार मात्र वोट कटुआ पार्टी के रोल में नजर आएंगे। अब हम फिक्र की इस फाइल के तीसरे हिस्से पर आते हैं। महाराष्ट्र में वैसे भी वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर काफी हंगामा मचा है। एक मुश्त वोट का मुद्दा काफी गर्म है। इन सब के बीच हिंदू मतों को एकजुट करने की तैयारी है, जिसकी कोशिश में बीजेपी और संघ परिवार एक साथ जुटा हुआ है। हमारे संवाददाता अमोद राय की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आरएसएस ने सजग रहो कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत संघ से जुड़े करीब 100 संगठन घर घर जाकर हिंदू वोटरों को आगाह कर रहे हैं। इस कैंपेन के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुस्लिमों के प्रभाव से भी आगाह किया जा रहा है। वीएचपी, बजरंग दल जैसे संगठन 288 विधानसभा क्षेत्रों में पर्ची लेकर जा रहे हैं और लोगों से जात पात से दूरी बनाकर बतौर हिंदू वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय नेताओं से तालमेल के साथ आरएसएस और उसके संगठन लोगों तक पहुंचने के लिए अब तक छोटी छोटी 30,000 से अधिक बैठक कर चुके हैं। संघ के राष्ट्रीय सह सरकारवा अतुल लिमिये बीजेपी के स्थानीय नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। वहीं बीजेपी ने दिग्गज नेता अपने बयानों के जरिए हिंदू समुदाय को आगाह कर रहे हैं। महायुति के नेता और कार्यकर्ता भी जमीन पर जाकर लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर मिली हार का आंकड़ा समझा रहे हैं, जिसमें बीजेपी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और हिंदू मतों में विभाजन की वजह से मामूली वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। दरअसल महाराष्ट्र में आरएसएस को इस बात की जानकारी मिली है कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ के नेतृत्व में मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने के लिए 180 से ज्यादा गैर सरकारी संगठन दिन रात काम कर रहे हैं। संघ को यह पता चला है कि इन संगठनों की सक्रियता से मुस्लिम वोटों का मतदान प्रतिशत 2024 में 15% तक बढ़ा था। इसीलिए संघ ने दोगुनी ताकत से हिंदू मतों को एकजुट करने में दिन रात एक कर दिया है। आरएसएस का कैंपेन सजग रहो उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी का नारा एक है तो सेफ है इसी रणनीति का हिस्सा है। एक है तो सेफ है, एक है तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस पर टॉन्ट मारते हैं, इस पर चुनाव आयोग में जाते हैं। एकता पर परेशानी है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों का खुला समर्थन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम वोटों की बात की जाए तो एक इंटरेस्टिंग डेटा यह है कि टोटल जितने भी कैंडिडेट हैं उसके सिर्फ 10% मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, और उसमें भी बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस ने सिर्फ 9 को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 16 को और अजीत पवार की पार्टी ने 5 को टिकट दिया। मतलब जो 420 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, 420 की संख्या के आसपास, उसमें भी आधे से ज्यादा इंडिपेंडेंट खड़े हैं। खैर, फिक्र में हमारी कोशिश रहती है कि आपको भारतीय सेना की बढ़ती ताकत से जुड़ी कुछ बड़ी और जरूरी खबरें बताते रहें। जैसे कि कल हमने आपको पॉकेट ड्रोन और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताया था, और आज हमारे पास आपसे शेयर करने के लिए एक और बड़ी खबर है। क्या आप जानते हैं कि भारत को उसके परम मित्र रूस से एक नया महा हथियार मिलने वाला है? यह हवाई रक्षक जिसका नाम है पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम। आज हम आपको इस अचूक हथियार के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। यह भी बताने वाले हैं कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाद रूस के ही पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम के मिलने से भारत का आसमानी रक्षा कवच कितना मजबूत हो जाएगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भारत को ऐसे सिस्टम की कितनी सख्त जरूरत है। यह तो आपको मालूम है कि विश्व में 2 फ्रंट पर लंबे वक्त से युद्ध छिड़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन युद्ध में हवाई हमले ज्यादा हो रहे हैं और ईरान इजराइल के बीच भी मिसाइल वर्षा कहर बरपा रही है। यानी मिसाइल हो या फिर रॉकेट की बौछार, दोनों से युद्ध की दिशा और दशा बदलने की कोशिश की जा रही है। बात करें भारत की तो चीन के पास घातक मिसाइलों वाली रॉकेट फोर्स है और पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल शक्ति को कई गुना बढ़ा रहा है। तो युद्ध काल में भारत को दोनों दुश्मनों के मिसाइल हमलों से रूस के
यही दोनों रक्षक S-400 और पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम बचाने वाले हैं। 400 किलोमीटर की रेंज, 400 किलोमीटर की रेंज वाले S-400 की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम में होती है। कहते हैं ये पेट्रियट से भी अच्छा है। भारत को रूस से कुल मिलाकर 5 S-400 मिलने वाले थे, जिसमें से 3 की आपूर्ति हो चुकी है और भविष्य में 2 S-400 और मिलेंगे, जो कि अभी डिले चल रहा है युद्ध की वजह से। बात जहां तक पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम की है तो इसके बारे में जानकारी यह है कि भारतीय रक्षा क्षेत्र की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL और रूस की हथियार कंपनी रोसोबोन एक्सपर्ट के बीच गोवा में एक बिग डील हुई है, जिसमें पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम को भारत लाने पर समझौता फाइनल हो गया। पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम कितना अचूक हथियार है, इसके बारे में सबसे बड़ी जानकारी तो यही है कि रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से मॉस्को में रक्षा मंत्रालय से लेकर हर महत्वपूर्ण इमारत के ऊपर इसकी तैनाती की गई है। यहां तक कि पुतिन के घर के पास भी इसकी तैनाती है, ताकि यूक्रेन के ड्रोन या मिसाइल अटैक से बचाव हो सके। और दूसरे, इस पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती वालदाई लेक के पास मौजूद पुतिन के घर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर भी पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, ताकि यूक्रेन से आने वाले किसी भी हवाई हमले का करारा जवाब दिया जा सके और प्रेसिडेंट पुतिन की रक्षा हो। अब आप अंदाजा लगाइए कि यह कितना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है जो भारत को रूस से मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें भी कुछ विदेशी कंपोनेंट्स लगते हैं पंतसीर में, तो क्या इसकी डिलीवरी में भी डिले होगा, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि युद्ध के चलते कई सारी चीजों में डिले चल रहा है। अब आते हैं पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत पर। इसका असली नाम है SA-22 ग्रेहाउंड। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यहां पर सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब है अपने आप ऑटोमेटिक चलने वाला सिस्टम, यानी 4 से लेकर 6 सेकंड के भीतर ही ये अपने टारगेट की पहचान करता है, उस पर मिसाइल फायर करता है और नष्ट कर देता है। ये सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें 5 अलग अलग तरह की मिसाइलें लगी होती हैं, जिनका काम भी अलग अलग मिशन को कामयाब बनाना होता है। जैसे कि मिसाइल हमले को नष्ट करने के लिए अलग मिसाइल की ताकत, ड्रोन को नष्ट करने के लिए अलग मिसाइलें, जबकि दुश्मन के किसी लड़ाकू विमान या फिर हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिए अलग मिसाइलें। इसके अलावा पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम एडवांस रेडार और ट्रैकिंग सिस्टम से भी लैस है, जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और अटैक करने में सक्षम है। वहीं इसके मिसाइल सिस्टम की एक यूनिट पर 30 किलोमीटर की ऑटो कैनन लगी होती है। 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी होती है। यह कैनन 1 मिनट में 700 राउंड फायर करता है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है। इसमें वॉरहेड के तौर पर मल्टीपल कंटिन्यूस रॉड लगे हैं, जो टक्कर के साथ ही विस्फोट करते हैं। एक और विशेष बात यह है कि पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम एक वर्सटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है, जो ट्रक पर भी लगाया जा सकता है, जिसे आर्मी बेस और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। फिक्र में अब आपको भारत के अत्याधुनिक रोबोट से मिलवाते हैं, जो हर मौसम में, हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में भारतीय सेना की मदद करेंगे। चाहे वजन उठाने की बात हो, दुर्गम इलाके में जाने की बात हो, या फिर दुश्मनों पर प्रहार करने की, ये रोबोटिक म्यूल हर वक्त सेना के साथ रहेंगे और 100% सेवा देंगे। ध्यान से देखिए, यही आपने ट्रंप के फ्लोरिडा घर के बाहर भी देखे होंगे अब से 2 दिन पहले, जब उनकी सिक्योरिटी को इंक्रीज किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल को शामिल किया है। रोबोटिक म्यूल एक रोबोटिक डॉग की तरह है, जिसे युद्ध और सर्च ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये रोबोट पानी के अंदर जा सकते हैं, नदी नालों को पार कर सकते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से खड़े हो सकते हैं, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ाई कर सकते हैं, और तो और -40 से -55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और इंफ्रारेड तकनीक से लैस हैं, जिसके जरिए किसी भी चीज की पहचान में मदद मिलती है। रोबोटिक डॉग टेरर ऑपरेशन में भी सेना के लिए कैसे मददगार हो सकता है और विषम परिस्थितियों में गेम चेंजर हो सकता है, आप इसकी विशेषताओं पर एक छोटी सी रील देख सकते हैं। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये हाल ही में ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ नया हथियार है। इसका नाम है रोबोटिक म्यूल। इस तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये रोबोटिक म्यूल है, और आप तस्वीरों में देखिए, इसकी अगर खासियत की बात की जाए, ये तकरीबन 52 kg है, और ये ऑपरेशन यानी कि आतंक का काल भी इसे माना जाता है। तकरीबन 3 घंटे तक ऑपरेशन टाइम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैक्सिमम स्पीड की अगर बात की जाए तो 10 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है।
अगर इसके पेलोड की कैपेसिटी की बात की जाए 10 kg तक ये पेलोड जो है वो उठा सकता है। खास बात ये है कि इसके अंदर तकरीबन 5 कैमरे लगे हुए हैं, दिन हो या रात इस तरीके से ये पूरी लाइव फीड जो है वो दे सकता है। इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। सबसे खास बात ये कि ये मेड इन इंडिया है और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये ऑपरेट करता है। और ये बेहद खास हथियार जो है ये हाल ही में ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है। और जाहिर तौर पर जिस जगह पे भी आतंकी छुपे होंगे वहाँ पर खास तौर पे इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। और फिक्र में अब हम अपने दर्शकों को एक हादसे की तस्वीर और एक आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं। ये बहुत सीरियस खबर है, ध्यान से देखिएगा, जिसका विषय एक ही है और इन दिनों गंभीरता का ऐसा हॉर्न है जिससे सुनना बहुत जरूरी है। कल देहरादून में देर रात एक हादसा हुआ जिसमें 6 नौजवान लड़के और लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की भयानक तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन हमारे पास सड़क हादसों से जुड़ा एक आंकड़ा है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सच है जिसे सुनकर शायद आपको पहली बार में यकीन भी ना हो। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत में वर्ष 2014 से 2023 के बीच 10 वर्षों में रोड एक्सीडेंट में 15,30,000 लोगों की मौत हुई है। और यह आंकड़ा दुनिया की 45 देशों की आबादी से भी ज्यादा है। यानी दुनिया के 45 देशों में इतनी जनसंख्या नहीं है जितने लोगों ने भारत में पिछले 10 वर्षों में सड़क हादसों में अपनी जान गंवा दी है। यानी भारत में वार्षिक सड़क संहार होता है। मौजूदा वक्त में सड़क हादसे भारत में सबसे बड़ी वार्षिक आपदा है। लेकिन फिक्र की बात यह है कि इस पर आज भी लोग गंभीर नहीं हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरों में केयरलेसनेस ज्यादा दिखेगी आपको। केयरलेसनेस देखिए ध्यान से। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट पर गौर करें तो भारत में प्रति वर्ष 1.5 लाख लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में होती है। इस लिहाज से भारत में रोज 411 लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। हर घंटे 17 लोगों की इन हादसों में जान जा रही है और हर 4 मिनट के अंदर एक शख्स की जिंदगी रोड एक्सीडेंट में खत्म हो रही है। यानी आप कह सकते हैं कि मौजूदा भारत एक एक्सीडेंट प्रधान देश भी बन गया है, क्योंकि सड़क हादसों में दुनिया में होने वाली कुल मौतों में अकेले 11% मौत सिर्फ भारत में होती है, जो सबसे ज्यादा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है वो है लोगों की लापरवाही की, और हां, भारत की खराब सड़कें भी। फिक्र की बात यह है कि वक्त के साथ इन हादसों में कमी नहीं आ रही है, बल्कि ये बढ़ते जा रहे हैं। वर्ष 2004 से 13 के बीच में भारत में 12,10,000 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई। 2014 से 23 के दौरान 15 लाख के पार है यह आंकड़ा। और एक दशक में भारत में सड़क हादसों में 21% का इजाफा हुआ है। नई नई गाड़ियां आ रही हैं, उनमें सीट बेल्ट की व्यवस्था हो रही है, नई नई गाड़ियों में एयरबैग्स आ रहे हैं, लेकिन हमारी सोच में न स्पीड ब्रेकर लग रहा है न रेड लाइट। फिर भी भारत में सड़क हादसों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। और सच यह है कि इन हादसों का असली दर्द वो लोग ही जानते हैं जिन्होंने किसी अपने को किसी रोड एक्सीडेंट में खो दिया। भारत की सड़कें ऐसी कातिल हैं जो सबसे ज्यादा लोगों की जान ले लेती हैं, क्योंकि इतनी जान ना तो 10 वर्षों में प्राकृतिक आपदा में गई, ना ही किसी युद्ध या हमले में। भारत में वर्ष 2014 और 23 के बीच रोड एक्सीडेंट में 15,30,000 लोगों की मौत हुई, जबकि इन्हीं 10 वर्षों में भारत में हुई सभी प्राकृतिक आपदाओं में 22,883 लोग मारे गए, यानी 23,000 से भी कम। इसी तरह वर्ष 2014 से 23 के बीच में भारत में नक्सली हमले में 2020 लोग मारे गए हैं, जबकि कोरोना से वर्ष 2020 से लेकर अब तक 5,33,000 लोगों की जान गई है। हालांकि ये डिबेटेबल है यह आंकड़ा, लेकिन फिर भी रोड एक्सीडेंट से बहुत कम है। इसमें भी ज्यादातर मौतों की जो संख्या है वो कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के वक्त है। यानी भारत में सबसे ज्यादा लोग सड़कों पर ही मारे जाते हैं, और इसमें या तो किसी दूसरे की लापरवाही होती है या खुद की गलती होती है। कुछ वक्त पहले हमने भारत में होने वाले सड़क हादसों पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से एक सवाल भी किया था। उन्होंने क्या कहा था, खुद देखें आप।
ये एक क्षेत्र है कि बहुत कोशिश करने के बाद में भी इसमें जैसी कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इसमें। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी सुधार किया, फिर इसके इन्फोर्समेंट में रोड सेफ्टी का नया बिल लाया, उसके कारण भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर कानून में सुधार किया। पर एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें वर्ल्ड में हम हाईएस्ट है एक्सीडेंट में, और मरने वाले 1.5 लाख लोगों में 18 से 34 वयोगट की 60% लोग हैं। इसमें लोगों का जो ह्यूमन बिहेवियर है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान, लाल दिया दिखा तो रुकना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए। ये इंटरव्यू मैंने ही किया था और हमसे बातचीत में नितिन गडकरी जी ने कहा था कि मुझे इस बात का दुख है कि यहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और एक बड़ा फैक्टर हमारी अपनी सोच है, इंपल्सेस हैं। ध्यान से देखिए तस्वीरें। अब भारत में होने वाले इस वार्षिक सड़क संहार पर कुछ और रिपोर्ट दिखाते हैं। हर 10,000 किलोमीटर पर सड़क हादसों में जितने लोग भारत में जान गंवाते हैं, दूसरे देशों में उसका आधा भी नहीं है। आंकड़ों के अनुसार देश में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की दर प्रति 10,000 किलोमीटर पर लगभग 250 है, जबकि अमेरिका में यह संख्या 57, चीन में 119 और ऑस्ट्रेलिया में 11। यानी भारत सड़क हादसों का चैंपियन है। और यकीन मानिए, यहां चैंपियन बनना बिल्कुल भी गर्व की बात नहीं है, बल्कि चिंता का विषय है। वैसे इन हादसों का एक और कारण हो सकता है, और वो है गाड़ियों की बढ़ती संख्या और रोड नेटवर्क। भारत में गाड़ियां तो फुल स्पीड में बढ़ रही हैं, लेकिन सड़कों का विस्तार उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2012 में कुल रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 15 करोड़ 90 लाख थी, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 34 करोड़ से ज्यादा हो गई है, यानी डबल। जबकि वर्ष 2012 में भारतीय सड़कों की कुल आबादी 48,60,000 किलोमीटर थी, जो कि वर्ष 2023 में 66,71,000 किलोमीटर हुई है। मतलब जिस अनुपात में गाड़ियां बढ़ी हैं, उस अनुपात में सड़कें नहीं बढ़ी हैं।